तो बेटा पिछली क्लास में हमने कहा था, ध्यान देना, इसमें मैंने दिया था कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक प्लैंक है, प्लैंक का मास m दिया था, एक मैन था, एक एंड पे इसका मास स्मॉल m है, प्लैंक का लेंथ दिया हुआ है l, प्लैंक का लेंथ हमने दिया था l, मैन इनिशियली रेस्ट में है, सरफेस बिटवीन प्लैंक एंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज स्मूथ। ये कहा गया व्हेन मैन स्टार्ट्स रनिंग विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू प्लैंक। ये हम लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए x एक्सिस, इसको लिख दें y एक्सिस। तो पूछा गया था फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, दोनों लिख लो। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक इज u, ये गिवन है। अब आपको बताना है, जो कैलकुलेट करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड, दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, तीसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन मैन रीचेज एट अदर एंड, ये तो हो चुका था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन मैन रीचेज एट अदर एंड ऑफ प्लैंक, ये था हमारा क्वेश्चन। एक बात देखो बेटा, मैन और प्लैंक के बीच रफ सरफेस होगा तभी मैन रन कर पाएगा प्लैंक पे। अब ये मैन जो प्लैंक पे रन करेगा, इसकी वेलोसिटी u है, अगर u वेलोसिटी इसके रिलेटिव रन कर रहा तो प्लैंक किधर जाएगा, पीछे की डायरेक्शन में। प्लैंक की वेलोसिटी v मान लेते हैं। प्लैंक की जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू ग्राउंड होगी। मैन के लेग पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा फॉरवर्ड, प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड। व्हेन वी विल कंसीडर प्लैंक एंड मैन एज ए सिस्टम, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिंस नेट एफ एक्सटर्नल along x is 0, along x axis is 0, जीरो फोर्स है x डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सो लीनियर मोमेंटम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along x, तो हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। ध्यान देना बेटा, इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है, दोनों रेस्ट में है। फिर मैन ने स्टार्ट किया वेलोसिटी u रिलेटिव टू v, तो हम कहेंगे मैन, मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड। ध्यान देना, रिलेटिव टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ प्लैंक इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड, ये 0 होना चाहिए। अब बेटा एक बात देखो कि मैन की वेलोसिटी दिया है, मैन की वेलोसिटी है u क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक इज u आई कैप, इसको x एक्सिस मान रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड इज v माइनस आई कैप है, इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें। ये बेटा समझ में आ रहा है, हमने वेलोसिटी, अननोन वेलोसिटी है v, हमने मान लिया। लेट वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज रिलेटिव टू ग्राउंड इज v लेफ्टवर्ड, ये समझ में आ रही बात बेटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड, यही लिखते हैं ना। तो मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव क्या लिख दोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक प्लस, एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए डायरेक्टली भी लिख सकते थे, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड। ये लिख सकते हो बेटा, सब लोग लिख सकते हैं ना। तो ये बेटा जो है हम लोग लिख सकते हैं
अब क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक, क्या लिख दोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक क्या हो जाएगा बेटा, यू आई कैप, प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड v माइनस आई कैप, तो ये हो गया u माइनस वी आई कैप। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड बेटा, रिलेटिव टू ग्राउंड है ये, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक। यहीं से हमने सम कर दिया, ये इधर चला गया ना, तो ये वैल्यू आ गई। ये वेलोसिटी क्या आया बेटा, ये क्या वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड आ गया u माइनस वी आई कैप। क्लियर। एक बात ध्यान दो, फिर से सुन लो, कुछ इसमें नहीं है। मैन पहले रेस्ट में था प्लैंक के, मैन स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू प्लैंक। ऑब्वियसली प्लैंक मैन पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है, मैन पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है, मैन प्लैंक पे किधर लगाएगा, बैकवर्ड लगाएगा। When we will consider man and plank as a system, net external force along horizontal direction is 0. Net external force in horizontal direction is 0, क्योंकि ये इंटरनल हो गया है, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व होगा। पहले मैन रेस्ट में था, देन ही स्टार्ट्स रनिंग, तो प्लैंक जाएगा v से पीछे। इसमें दिया है वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक इज u, तो वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है रिलेटिव टू प्लैंक इज u। हमने x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक हमने लिख दिया यू आई कैप, ये गिवन है, ये गिवन है। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड हमने एज्यूम कर लिया, लेट वी माइनस आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक प्लस यही वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, ये इससे ऐड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड। डिटेल में इसलिए कर दे रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी बेसिक है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड लिखा हमने, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लैंक, या डायरेक्ट कह सकते थे वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू एनी रेफरेंस प्लस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस। तो ये वेलोसिटी u हो गया u आई कैप प्लस v माइनस आई कैप, प्लैंक की वेलोसिटी लेफ्ट वर्ड है, तो u माइनस v आई कैप हो गया। वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड क्या है, हमने v माइनस आई कैप मान लिया है, इसको एज्यूम किया है। अब इसको हम कह दें थर्ड, इसको कह दें फोर्थ। देखो बेटा, अब मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। अब यहां पे देखो मोमेंटम इसका कंजर्व करना है, तो इनिशियल मोमेंटम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने ये मोमेंटम कंजर्व किया हुआ है, ध्यान देना। इनिशियल मोमेंटम 0 है, इनिशियल 0 है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड फ्रॉम थर्ड u माइनस वी, या हम ऐसे लिख दें, डायरेक्शन हम लिख रहे हैं राइट वर्ड, प्लस वेलोसिटी मास ऑफ प्लैंक इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक है माइनस वी। समझ में आ रही बात बेटा? भाई इस डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव लिया तो इसके अपोजिट निगेटिव लिखेंगे, बस वही कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड लेफ्ट वर्ड है, इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 के। मैन की वेलोसिटी हमने राइट वर्ड मान लिया u माइनस वी आई कैप, m इंटू माइनस वी। अब यहाँ से बेटा वेलोसिटी ऑफ प्लैंक आ जाएगा, v हमने क्या माना है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड हमने कंसीडर किया, यही तो कंसीडर किया है। तो इसको लिख दोगे एम वी इज इक्वल टू एम यू माइनस एम वी, इधर टर्म आ गया तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m u, v आ गया स्मॉल m u अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड।
v को हमने क्या माना था, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक रिलेटिव टू ग्राउंड, और ये पॉजिटिव आया, हमने लेफ्ट वर्ड माना, इसका मतलब प्लैंक की वेलोसिटी लेफ्ट वर्ड होगी, ये लेफ्ट वर्ड प्लैंक मूव करेगा ग्राउंड के रिलेटिव। अब पूछा गया है कि मैन की वेलोसिटी, ग्राउंड के रिलेटिव मैन की वेलोसिटी पूछी गई है बेटा। तो मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव क्या है, मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव u माइनस v, हाँ, फ्रॉम थर्ड velocity of man relative to ground is u minus v I cap। तो u माइनस v हमें पता है स्मॉल एम यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये हो गया I कैप। इसको कह देंगे कैपिटल M u प्लस स्मॉल m u माइनस स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैंसिल हो गया, कैपिटल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये भी आ गया राइट वर्ड, पॉजिटिव आ गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड अलोंग एक्स डायरेक्शन, या इसको हम कह दें आई कैप, लिख रहे हैं तो आई कैप कह दें। समझ में आई बात बेटा? ये मैन की वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड आ गया। और दूसरा हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, पहले मैन रेस्ट में है, इसका मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा प्लैंक का, मैन का यहाँ पे कहीं पे है, मतलब इसका हम लेंथ हाइट नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो मैन का यहाँ पे होगा, इनके बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये अगर मान लेते हैं कि x लेफ्टवर्ड जाएगा, x लेफ्टवर्ड जाएगा, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक लिख देंगे। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक। एक बात देखो, जब भी हमें शिफ्ट लिखना है तो मान लेते हैं प्लैंक लेफ्टवर्ड गया, लेफ्टवर्ड गया, जब मैन दूसरे एंड पे पहुंचा तो ये कितना शिफ्ट हुआ, मान लेते हैं x शिफ्ट किया, तो जितना प्लैंक का कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई एंड अगर एक शिफ्ट किया तो इसका सेंटर ऑफ मास, किसका सेंटर ऑफ मास, प्लैंक का, उतना ही ये भी शिफ्ट करेगा, उतना ही शिफ्ट करेगा जितना कोई एंड का है, जितना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा, हर एक पॉइंट पूरे इस प्लैंक पे कोई भी पॉइंट सब के सब एक्स शिफ्ट करेंगे लेफ्टवर्ड। तो मैन हम इसके रिलेटिव कह दें, ध्यान देना, मैन को हम कह दें रिलेटिव टू प्लैंक कितना मूव किया, एल, रिलेटिव टू प्लैंक एल किया, प्लैंक चला गया लेफ्टवर्ड एक्स, तो हम कहेंगे एल माइनस एक्स, कौन शिफ्ट किया, मैन, किधर शिफ्ट किया, राइटवर्ड, प्लस मास ऑफ प्लैंक इनटू शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ये हमने कहाँ से लिखा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास अगर पहले से रेस्ट में है, अब रेस्ट में है सिस्टम, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल बी 0, और शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम क्या लिखते हैं, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये डेल्टा एक्स, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, 2 पार्टिकल और मोर देन 2 पार्टिकल सिस्टम, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब हुआ कि अगर एक का शिफ्ट हो रहा है डेल्टा x1 से, दूसरे का शिफ्ट हो रहा है डेल्टा x2 से, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास होगा डेल्टा एक्ससीएम इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। इसी को जब हम डेल्टा t से डिवाइड करते हैं, इसी को डेल्टा t से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी आता है, इसी से डेल्टा t को डिवाइड करते हैं तो यही वेलोसिटी आता है, डेल्टा t अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ रही बात बेटा? जब हम कहते हैं इफ़ डेल्टा t इज टेंडिंग टूवर्ड 0, तो इसी को हम लिमिट लिख के डेल्टा t टेंडिंग टूवर्ड 0 तो लिख देते हैं VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ रही बात? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स इफ F एक्सटर्नल इज 0,
0 and initially VCM is 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो कुछ भी हो जाए ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, फाइनल जो होगा इनिशियली VCM 0 तो VCM फाइनल भी 0 होगा, फाइनल भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? VCM जब 0 होगा, फाइनल चेंज नहीं होगा, तो VCM इज डेल्टा XCM बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी तो 0 नहीं होगा, डेल्टा XCM 0 होगा। जब ये 0 होगा बेटा तो M1 डेल्टा X1 वेक्टर प्लस M2 डेल्टा X2 वेक्टर विल बी 0। अब यही बात हमने लिख दिया, तो यहाँ से x आ गया, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लैंक कितना आ गया, हमने लेफ्ट वर्ड x माना था, तो ml अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। x इज शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक। शिफ्ट इन मैन रिलेटिव टू ग्राउंड कितना कह दोगे, L माइनस एक्स। शिफ्टिंग ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ये रिलेटिव टू प्लैंक L गया, लेकिन ये प्लैंक x पीछे चला गया, तो ये ग्राउंड के L माइनस एक्स गया, तो ये L माइनस एक्स गया, स्क्रीनशॉट लो बेटा। तो L माइनस एक्स हम कह सकते हैं कि मैन शिफ्ट किया, शिफ्टिंग ऑफ मैन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिलेटिव टू ग्राउंड ले लिया। तो हम यहां पे कह सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं man shift in center of mass of man along x, तो लिख देंगे L माइनस एक्स। तो L माइनस एक्स है हमारा m स्मॉल m L अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल L प्लस कैपिटल M L कैपिटल L माइनस स्मॉल m कैपिटल L अपॉन m प्लस m, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल M L अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, या स्मॉल m प्लस कैपिटल M। पॉजिटिव आया तो राइट वर्ड हमने माना मैन का, तो मैन राइट वर्ड गया। क्लियर बिल्कुल? किसी को बेटा कहीं पे भी डाउट, किसी को कुछ पूछो, अगर कहीं पे भी कुछ लगता है। क्लियर बिल्कुल? अब एक बात देखो, मिटाएं इसको। एक बात देखो, जैसे अगर हम कह दें कि बोट है, बोट कहाँ पे है, वाटर में, तो वाटर इसलिए ले रहे हैं कि वाटर और बोट के बीच फ्रिक्शन हम मान लेंगे 0। बोट और हम वाटर के बीच फ्रिक्शन मान लेंगे 0। बोट की लेंथ दी हुई है 20 मीटर, मास ऑफ बोट दिया है, मास ऑफ बोट इज 40 kg, तो इसका वेट यहाँ पे लग रहा होगा, मतलब mg एक्ट कर रहा होगा सेंटर पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैन है m1, यह है 60 kg मान लेते हैं, और दूसरा मैन है m2। एक बात ध्यान देना, ये है 20 मीटर का, अगर दोनों का मास 60, इसका भी 60 होगा, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर जाएगा,
समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? दोनों पे इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल मास करेंगे, सेंटर ऑफ मास यही होगा। अगर ये 20 kg हो गया, बच्चा है मान लो, मतलब 20 kg का अगर हो गया तो इसका मतलब 60 kg इधर है, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का लेफ्ट वर्ड कहीं शिफ्ट कर जाएगा। जिधर ज़्यादा मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास सिस्टम का शिफ्ट कर जाएगा। दोनों इक्वल होंगे, यहाँ रहेगा। ये अगर 100 kg हो गया तो इधर कहीं, इसके राइट में कहीं आ जाएगा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात? तो इसको हम मान लेते हैं 40 kg। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का बताओ, जो बोर्ड का सेंटर ऑफ मास है, इससे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लेफ्ट वर्ड होगा कि राइट वर्ड होगा? लेफ्ट वर्ड होगा, क्योंकि ये 40 होता तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होता। 20 kg एक्स्ट्रा हो गया तो इसका मतलब इधर कहीं शिफ्ट कर जाएगा सिस्टम का। अब पूछा जा रहा है कि 20 मीटर लेंथ दिया है। अब कहा जा रहा है इफ M1 M2 इंटरचेंज देयर पोजीशन, इफ M1 and M2 interchange their position, find shift in center of mass of both, shift in center of mass of both and M1 and M1 M2 along horizontal, along x या along horizontal जब दोनों अपने पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट बताना है। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट एंड शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ मैन। क्या आ रही बात? फिर से ध्यान दे दो। हमने क्या कहा, ध्यान देना। हमने कहा कि जो बोट है उसको स्टेशनरी मान लो, मान लिया। अब बोट के रिलेटिव मैन 1 यहाँ पहुँच गया, मैन 2 यहाँ पहुँच गया, बोट के रिलेटिव टू बोट, तो बोट स्टेशनरी हो गया। अब मैन 1 यहाँ पहुँचा, इसका मतलब बोट के रिलेटिव दोनों ने, M1 ने L डिस्प्लेसमेंट कवर किया अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, M2 ने L किया अलॉन्ग नेगेटिव एक्स रिलेटिव टू बोट। तो डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन 1 रिलेटिव टू बोट इज Li कैप अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन 2 रिलेटिव टू बोट इज L माइनस I कैप। रिलेटिव टू बोट स्टेशनरी। अब मान लेते हैं बोट या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट होगा। M1 M2 हम कैपिटल M के टर्म में लिखते हैं। मान लिया लेफ्ट शिफ्ट किया, बोट जब एक्स शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब बोट पे जितना बोट मूव किया लेफ्टवर्ड उसका सेंटर ऑफ मास एक्स शिफ्ट किया। इसका मतलब हुआ कि उस पर कोई भी पॉइंट लेंगे बोर्ड पे, हर एक एक्स शिफ्ट किया तो ग्राउंड के रिलेटिव अब मैन 1 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। इसका मतलब जो ये रिलेटिव टू बोट L गया था तो ये L से L माइनस एक्स, पहले मैन यहाँ पे था, पहले मैन बेसिकली यहाँ पे था तो अब L माइनस एक्स गया रिलेटिव टू ग्राउंड। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन 1 रिलेटिव टू ग्राउंड इज L माइनस एक्स आई कैप। देखो एक्स बोट पीछे गया तो ये ग्राउंड के रिलेटिव L नहीं जा पाया ना, तो L माइनस एक्स गया। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन 2 रिलेटिव टू ग्राउंड L प्लस एक्स हो गया। ये यहाँ से L गया था रिलेटिव टू बोट, यहाँ से यहाँ, लेकिन बोट भी एक्स गया तो ग्राउंड के रिलेटिव मैन यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो L प्लस एक्स माइनस आई कैप। बोट का सेंटर ऑफ मास एक्स माइनस आई कैप। अब हम कहेंगे कि एफ एक्सटर्नल इज जीरो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हेन वी आर कंसीडरिंग M1 M2 एंड बोट। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये मूव का वॉक कर रहा है M1 राइटवर्ड, इस पे फ्रिक्शन राइटवर्ड लग रहा है तो बोट पे लेफ्टवर्ड लग रहा है। M2 वॉक कर रहा है लेफ्टवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड मैन 2 पे लगा रहा बोट, तो मैन 2 बोट पे राइटवर्ड लगा रहा, तो नेट एक्सटर्नल जीरो हो गया, दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा, तो देन VCM फाइनल भी जीरो होगा। Now we can say shift in center of mass of system will be 0।
अब बेटा देखो यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा एक्स सी एम विल बी 0 फॉर सिस्टम। क्लियर बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? बस अब कुछ है ही नहीं फिर। देखो यहाँ तक क्लियर है, देखो बस वही लिख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान देना। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास 0 हुआ तो m1 कितना मूव किया राइट वर्ड, l माइनस एक्स प्लस m2 पॉजिटिव x में हमने माना है आई कैप, m2 कितना शिफ्ट किया लेफ्ट वर्ड, l प्लस एक्स निगेटिव साइन के साथ। ध्यान रहे ये जो l प्लस एक्स शिफ्ट किया वो किधर शिफ्ट किया, निगेटिव एक्स में। बेटा समझ में आ रही बात, ये ध्यान रखना, निगेटिव एक्स में मूव किया। तो m1 डेल्टा x1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा x2 वेक्टर, तो x2 वेक्टर मतलब डायरेक्शन हमने ले लिया निगेटिव, डायरेक्शन में निगेटिव, प्लस मास ऑफ बोट इनटू माइनस एक्स, ये x निगेटिव शिफ्ट किया इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से हम x की वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू अगर वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा तो जो हमने डायरेक्शन लिया करेक्ट है, अदरवाइज अपोजिट हो जाएगा और कोई बात नहीं होगी। x नेगेटिव आएगा तो अब इसको लिख दिया जाए m1l माइनस m1x माइनस m2l माइनस m2x माइनस मास ऑफ बोट इंटू x इज इक्वल टू 0। तो x वाला टर्म बेटा एक साथ ले लो, x वाला टर्म एक साथ लिख लो। तो क्या लिख लोगे, x m1 प्लस m2 राइट साइड ले जा रहे हैं प्लस मास ऑफ बोट इज इक्वल टू m1l माइनस m2l, ये हम कह सकते हैं x की वैल्यू m1 माइनस m2 l अपॉन m1 प्लस m2 प्लस मास ऑफ बोट। अब देखो ये x की वैल्यू आ गई, m1 की वैल्यू कितना है 60 है और m2 कितना है 40, तो x पॉजिटिव आएगा। इफ़ m1 इज ग्रेटर देन m2 तो जो शिफ्ट होगा बोट के सेंटर ऑफ मास में, बोट के सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट होगा पॉजिटिव। इफ़ m1 इज, ध्यान देना, x इज पॉजिटिव मतलब जो हमने डायरेक्शन लिया दैट इज करेक्ट। अगर m1 की वैल्यू m2 के बराबर होगा तो ऑब्वियसली दोनों जा रहे हैं, एक समय होगा दोनों जा रहे हैं और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पहले से यहीं पे होगा। अगर m1 m2 सेम है, ये यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ पहुँचेगा, अभी स्पीड सेम ही कहेंगे, वॉक करता हुआ जा रहा है। जब यहाँ दोनों पहुँचेंगे तो एक साथ यहाँ पहुँचेंगे, फिर m2 इधर जाएगा m1 इधर जाएगा, सेम मास है, सेम डिस्टेंस होता जा रहा है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, बोर्ड का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, शिफ्ट होगा ही नहीं बोर्ड के सेंटर ऑफ मास में। समझ में आ रही बात बेटा? m1 की वैल्यू m2 से कम होगा, अगर m1 40 होता है m2 60 होता तो निगेटिव x आ जाता है। निगेटिव मतलब बोल्ट को हमने लिया लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास तो राइट होता। क्लियर बिल्कुल? x की वैल्यू आ गई। अब हम कहेंगे ग्राउंड के रिलेटिव जो शिफ्ट हुआ, तो ग्राउंड के रिलेटिव जो शिफ्ट हुआ मैन 1 रिलेटिव टू ग्राउंड, वो हम कह देंगे l प्लस एक्स। मैन 2 का हम कहेंगे, मैन 2 कहेंगे रिलेटिव टू ग्राउंड, सॉरी मैन 1 कितना होगा, l माइनस एक्स होगा। मैन 1 बेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, बोर्ड पीछे चला गया ना, ये l प्लस एक्स हुआ। और शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड x हो जाएगा। ये हो गया राइट वर्ड और ये हो गया मैन 2 का लेफ्ट वर्ड, बोट का हो गया लेफ्ट वर्ड। समझ गए बात सब लोग? वैल्यू रखो, x कितना आ रहा बताओ? 20/7 मीटर, और ये लेफ्ट वर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव है, हमने लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव लिया था, मतलब लेफ्ट वर्ड हमने x का शिफ्ट लिया था बोट का, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन लिया दैट इज करेक्ट। इसी में अगर हम कहें आपसे m1 गया दूसरे एंड पे, m2 गया केवल बोट के सेंटर ऑफ मास पे ही जाके रुक गया, तब बताओ कितना होगा? m1 दूसरे एंड पे पहुंच गया, m2 सेंटर ऑफ मास पे ही रुक गया, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट कितना होगा? क्वेश्चन समझ पा रहे हो बेटा? मैन 1 दूसरे एंड पे गया, m2 जाके बोट के सेंटर ऑफ मास पे, बोट के मिड पॉइंट पे जाके रुक गया, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट बताना है।
शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट। बिल्कुल सही। देखो बेटा, इसमें हमने कुछ नहीं, केवल यही चेंज किया, मतलब फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन वाटर एंड बोट इज कंसीडरिंग 0। एल है 20 मीटर, M1 है, वही क्वेश्चन है प्रीवियस। M2 है। जब ये चेंज किया पोजीशन, ध्यान देना, हम रिलेटिव टू, पहले रिलेटिव टू बोट लिख दें, कुछ नहीं करें बेटा, रिलेटिव टू बोट लिख दें। M2 जा करके इसके सेंटर ऑफ मास पे ही रुक गया, M2, M1 यहाँ पहुँच गया, M1 यहाँ पहुँच गया। तो रिलेटिव टू बोट, रिलेटिव टू बोट, तो हम यहाँ पे कह देंगे M1 कितना शिफ्ट किया, शिफ्ट ऑफ मैन, सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन 1 रिलेटिव टू बोट कितना शिफ्ट किया, L I कैप। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन 2 रिलेटिव टू बोट माइनस L/2, या माइनस L/2 I कैप कहें या L/2 माइनस I कैप, दोनों एक ही बात है। अब हम मान लेते हैं बोट का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया X, बोट का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया X, मान लेते हैं लेफ्टवर्ड। तो मैन 2 तो बेटा यहाँ पे है, मैन 1 यहाँ पे है, मैन 1। अब लिखेंगे शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन 1 रिलेटिव टू ग्राउंड। देखो ध्यान से, मैन 1 पीछे चला गया कितना, X से, तो L माइनस एक्स आई कैप। बस डायरेक्टली लिख सकते हो, ये नहीं बार बार लिखना, लेकिन हम ये स्टार्ट करने के लिए जिनको भी डिफ़िकल्टी हो रही है उनको बता रहे हैं तरीका लिखने का। तो L/2 है, ये L/2 शिफ्ट किया, मैन 2 रिलेटिव टू बोट X ये चला गया, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस X माइनस आई कैप लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड, ऑब्वियसली क्या लिखा गया, X माइनस आई कैप। अब रिलेटिव टू ग्राउंड, X2 रिलेटिव टू ग्राउंड, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास M1 X1B प्लस M2 X2B प्लस मास ऑफ बोट इंटू X, सब वेक्टर टर्म में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल 0 था, फाइनल 0 है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो। तो M1 की वैल्यू, M1 कितना है बेटा, 60, X1B कितना है, X1B ग्राउंड के रिलेटिव, ओ सॉरी X1G रिलेटिव टू ग्राउंड बेटा, रिलेटिव टू ग्राउंड, ये मास ऑफ बोट है, रिलेटिव टू ग्राउंड हम कह रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, बोट रिलेटिव टू ग्राउंड, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड, क्या लिख दोगे, 60 इंटू, बोलो, X1 फर्स्ट का L माइनस एक्स, बस, प्लस M2 कितना है 40, M2 कितना है 40, क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा, हाँ, माइनस L/2 प्लस एक्स, प्लस मास ऑफ बोट 40 है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया 40/, समझ में आ गई बात बेटा।
मिटाया जाए इसको अच्छे से। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक? मिटाएं इसको, बोलो। अब देखो, अब थोड़ा सा याद रख करो कि हमने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराए थे बेटा, जब एक प्रोजेक्टाइल मोशन था। ध्यान देना, कोई एक पार्टिकल था, हमने एक क्वेश्चन कराया था क्लास में। एक पार्टिकल था जिसका मास सेम है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा था। एट मैक्सिमम हाइट, एट इट्स मैक्सिमम हाइट, इसका पाथ प्रोजेक्टाइल होगा बेटा। हमने कहा था जब मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल पहुंचता है तो ब्लास्ट कर जाता है दो पार्ट में। इसमें हमने कहा था कि दो पार्ट में ब्लास्ट कर जाता है, और एक पार्ट हाफ जो है m/2 और एक हो जाता है m/2, और ये फॉल कर जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड। और हमने कहा था दूसरा कितने डिस्टेंस पे फॉल होगा, प्रोजेक्शन से बताना है। याद आया? नहीं कराया था? कराया था। और ये फिर हमने कैलकुलेट किया था, इसका मोमेंटम कंजर्व किया था। इस इनिशियल इस डायरेक्शन में u cos थीटा वेलोसिटी होगी, एक पार्ट 0 हो गया तो m/2 का जो होगा वेलोसिटी 2u cos थीटा हुआ था। हाइट मैक्सिमम पता था, h = मैक्सिमम हाइट होगा u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर हमने कहा इसकी वेलोसिटी 2u cos थीटा हो गया, तो ये कहीं जा करके यहाँ पे फॉल हुआ। ये रेंज r था तो यहाँ से यहाँ तक आया था 3r/2। याद आया? यहाँ पे जाके रेस्ट पार्ट जो होता है वो यहाँ पे फॉल होता, हाफ पार्ट। अब एक बात देखो, जब ये ब्लास्ट किया यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में थे हम, बस वहाँ यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं, मतलब इसी से रिलेट कर रहे हैं। ध्यान देना, नहीं तो देख लेना एक बार, नोटबुक में होगा। अब देखो हाफ पार्ट यहाँ पे गिर गया, तो जब ये विस्फोट हुआ, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, तो हम कहेंगे इंटरनल फोर्सेस के कारण हुआ बेटा। कोई एक्सटर्नल तो mg एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। उसके कारण क्या होगा, किसका मोशन एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल केवल g है, mg एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसी के कारण ये यहाँ पे जा रहा। तो जो एक्सप्लोड किया, ये दो पार्ट में ब्रेक किया, वो ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। एक पार्ट यहाँ गिर गया, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो इसका पाथ है दैट विल रिमेन सेम। सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का होगा वो सेम रहेगा। समझ में आ रही बात बेटा? सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी एक्सेलरेशन को चेंज कौन करता है? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स से mg एक्ट कर रहा है, उसी के कारण तो ये g एक्सेलरेशन के कारण तो यहाँ पे हिट कर रहा है। क्लियर? अगर ये एक्सप्लोड नहीं करता, अब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो अभी भी पहले भी mg एक्ट कर रहा था, दोनों पार्ट m/2g हवा में है, दोनों पे m/2g अभी भी mg एक्ट कर रहा, पहले भी वही कर रहा था कि नहीं? तो दोनों का जो नेट फोर्स है वो एक्सटर्नल mg ही एक्ट कर रहा है, एक्सप्लोजन के पहले, एक्सप्लोजन के बाद। तो इसका सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज है जो ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में। समझ गए यहाँ तक? सेंटर ऑफ मास सिस्टम का चेंज नहीं होगा पाथ। अब एक पाथ, आधा पार्टिकल, ध्यान देना, हाफ पार्ट इसका नीचे गिर गया। हाफ पार्ट कहाँ पे गिरेगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास हमें पता है। ये कोऑर्डिनेट ले लें 0,0, और सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का होगा वो यहीं पे होगा। एक पार्ट यहाँ है तो दूसरा पार्ट यहाँ गया, तो सेंटर ऑफ मास दोनों का जो होगा यहाँ पे होगा। इसका कोऑर्डिनेट होगा r,0। r इज रेंज u² sin 2 θ/g। अब हम कहें कि दूसरा यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, यही पूछा गया था, तो इसको हम कह दें x2। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया r/2,0। ये जो पहला पार्टिकल है m/2 जिसका मास है, और ये m/2 जो फॉल हुआ इसका हमें नहीं पता है, तो इसको हम कह दें x2,0। x2 हमें बताना था, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा सिस्टम का, तो हम कह देंगे xcm।
एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व किया, फिर हाइट लिखा, फिर कितने टाइम में फॉल होगा वो टाइम लिखा, इनटू 2u cos थीटा आया था। ये वेलोसिटी उसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, फिर हमने कैलकुलेट किया r/2 ऐड किया तो ये रेंज के बराबर आया। जो वैल्यू आई थी वो रेंज आई थी तो r/2 तो 3r/2 आया था। देखो यहाँ से वही चीज़ यहाँ से कह सकते हो सेंटर ऑफ मास मेथड से। सेंटर ऑफ मास, यही सब तो इसका एप्लीकेशन है। अब क्या कह दोगे, XCM कितना होगा, R रेंज जहाँ पे फॉल होता वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के कारण ब्लास्ट हुआ। हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल 0 था, है, पहले भी था, तो जो हाफ पार्ट पे लगा लेफ्ट वर्ड और राइट पे लगा तो कैंसिल आउट हो गया। G केवल एक्ट करा, G के कारण इसका पाथ पैराबोलिक हो रहा, तो R इज इक्वल टू m1 इसको कह दें, किसी को m1 कह दो, इंटू x1 का हो गया r/2 प्लस m2 कह दोगे m/2, x2 क्या कह दोगे, अननोन है, अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 आ जाएगा 3r/2। देखो यही आ रहा है, एक स्टेप में आया। यहाँ पे हमारा समझाने का मतलब ये था, और उसको देखना एक्सप्लोजन करके हमने मोमेंटम कंजर्व करके कैसे कैलकुलेट किया था, टाइम लगा था। अब तुम्हें समझाना थोड़ी है, तुम तो डायरेक्ट बता सकते हो। समझ गए बात यहाँ तक? हाँ बोलो बेटा, कहाँ ये ओरिजिन लिया है, कहाँ -r/2 आएगा? यहाँ से डिस्टेंस बताना था दूसरे पार्ट का बेटा, तो हमने डायरेक्ट इसी को ओरिजिन लेकर के x2 लिख दिया एक स्टेप में। वो ओरिजिन लेते हम तब फिर निगेटिव लिखते, फिर वहाँ से हमें डिस्टेंस यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया था तो फिर हमें ऐड करना पड़ता, इसलिए डायरेक्टली यहीं से लिख दिया हमने, एक लाइन में आगे जाए ना। कहीं भी ओरिजिन लोगे तो उसके अकॉर्डिंग निगेटिव लिखोगे, फिर वो डिस्टेंस आएगा, फिर उसके बाद यहाँ वो पॉइंट से लिखने के लिए, प्रोजेक्शन से लिखने के लिए फिर ऐड करोगे, तो यहीं से लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात? बिल्कुल अच्छे से क्लियर। किसी को डाउट? भाव बेटा, हर्षित, अंजलि, दिव्यम, बोलो कहीं पे भी कुछ। सोमिल, किसी को कहीं कुछ डाउट पूछो। रिवीजन लेकिन डेली बेटा प्रैक्टिस करना है, मिटाएं इसको। अब लास्ट कॉन्सेप्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से समझो सब लोग। देखो बेटा, अब यहाँ पे ध्यान समझना, हम कम यूज करते हैं इम्पोर्टेंट, सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जहाँ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, गलती करते हैं, उसी को मैं हाईलाइट करके इम्पोर्टेंट कह देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिससे उस पर अटेंशन बढ़ जाए। और कोई बात नहीं, कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ी यहाँ डिस्कस करते हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए लिख दिया। अब ध्यान देना, जैसे हम कहें कि अगर एक पुली है और एक यहाँ पे ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल M है, दूसरा ब्लॉक है, इसको हम बेटा कहते हैं, इसका भी मास कैपिटल M है, इक्विलिब्रियम में, इसका भी मास कैपिटल M, ये इक्विलिब्रियम में है। तो वैसे एक चीज़ बताओ कि जैसे ये लर्न कर लो डायरेक्टली, कभी भी कहा जाए कि एक ब्लॉक पार्टिकल है M1, एक है M2,
रिलीज किया जाए, इफ़ m2 इज़ ग्रेटर देन m1, तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, टेंशन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग अनएक्सटेंसिबल और लाइट, जब तक दिया ना जाए हम अपनी तरफ से लिखते नहीं हैं, ध्यान देना, हम लिख के बता दे रहे हैं। तो m2g डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, m2 ज़्यादा है, तो हम लिखते हैं m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। इसके लिए लिखते हैं टेंशन अपवर्ड या एक्सेलरेट करा, सेम एक्सेलरेशन होगा, इक्वल एंड अपोजिट, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। दूसरा हो गया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। मतलब जब भी दो पार्टिकल हैं अलग अलग मास का, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिखो हायर मास माइनस लोअर अपॉन टोटल मास m2 प्लस m1 को या m1 प्लस m2 इंटू जी, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक लाइन में लिखा करो, टाइम बचता है। m1 m2 सेम होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, जैसे इस केस में है m1 m2 सेम है, जहाँ से रेस्ट में रिलीज किया गया वहीं पे खड़ा हुआ है। अब t की वैल्यू हम कह दें, ध्यान देना, तो t की वैल्यू लिख दें तो t क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। t की वैल्यू हो जाएगा m2g माइनस m2a, a की वैल्यू रख दो m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये देखो यहाँ पे m2g कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1, इसको लिख सकते हो m1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस m2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा 2m1 m2। तो टेंशन जो आ जाएगा t आ जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये लर्न कर लो, डायरेक्टली यूज किया करो जहाँ भी कहीं आए। टेंशन मतलब दोनों के मास का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का सम इंटू जी, हमेशा टेंशन ये रहेगा दो मास के लिए। एक्सेलरेशन हायर मास, ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा उधर एक्सेलरेशन ये लिख रहे हैं उधर ही जाएगा, माइनस लोअर अपॉन सम ऑफ बोथ मासेज, m1 प्लस m2 लिखो या m2 प्लस m1 लिखो, ये एक्सेलरेशन होगा। तो ये डायरेक्ट यूज किया करो, मतलब अलग अलग लिखना ना पड़े, हमारे कहने का मतलब ये था। खैर मिटाइए इसको, राइट साइड में 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g, ए हायर मास माइनस लोअर मास अपॉन टोटल मास। और अगर यहाँ पे देखो a 0 हो गया, m1 m2 सेम होगा तो 2m1 m2 2m स्क्वायर अपॉन 2m, तो mg आ गया, वही t की वैल्यू mg के बराबर है ना, 2m स्क्वायर अपॉन 2m, तो 2mg, तो यहाँ पे 2m स्क्वायर अपॉन 2m, तो mg आ गया, 2m स्क्वायर अपॉन 2m कैंसिल हुआ तो m बचा, तो mg है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखा करो कहीं पे भी अगर ये यूज होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा अगर हम कहें कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। अब एक बुलेट हम फायर कर रहे हैं, कहाँ से फायर कर रहे हैं, नीचे से फायर कर रहे हैं। यहाँ पे एक बुलेट फायर कर रहे हैं जिसका मास है स्मॉल है, और ये कोलिजन पहले इसकी वेलोसिटी है v0। दिस इज बुलेट विद वेलोसिटी v0, मास स्मॉल है। फायर किए और ये जस्ट बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के बाद ये इसके अंदर यहीं पे स्टॉप कर जाता है, बुलेट इसी के अंदर पेनिट्रेट करके रुक जाता है। अब क्या होगा, ध्यान देना, अब क्या होगा, पहले कहानी समझो जो होगा। अब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी, पहले तो रेस्ट में था बेचारा, धड़ाम से इस पर बुलेट फायर हुआ, इसको एक इम्पल्स दिया, बुलेट ने इसको दिया कैपिटल एम को, कैपिटल एम ने बुलेट को लगाया अपोजिट, mg तो रुका हुआ था, वो तो था ही बेचारा मॉडरेट फोर्स। dt टाइम में धड़ाम से गया, और dt टाइम डेल्टा t टाइम में बुलेट ने अपवर्ड इम्पल्स लगाया इस पे, और इसने बुलेट को लगाया, तो नेट हम कह सकते हैं किस डायरेक्शन में। देखो क्या होगा कि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हम कह सकते हैं 0 वर्टिकल में डेल्टा t टाइम के लिए, जब तक ये कोलाइड कर रहा है। बुलेट पे लगाया डाउनवर्ड ब्लॉक ने, बुलेट ने ब्लॉक पे लगाया अपवर्ड, और दोनों फोर्स लार्ज होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो mg दोनों का कैपिटल M प्लस स्मॉल mg है, दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू जो इस पे इम्पल्सिव नेचर का फोर्स लगा बुलेट के कारण, और ब्लॉक ने बुलेट पे डाउनवर्ड लगाया, तो हम कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा तो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये दोनों ब्लॉक और बुलेट
दोनों v1 वेलोसिटी से अचानक रुका हुआ था, अचानक v1 वेलोसिटी मिल गया। जैसे v1 अपवर्ड मिला, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग की बात देखो, स्ट्रिंग कहेगा ये तो हम अच्छा खासा एकदम बिल्कुल टेंशन था, mg के बराबर था, अब ये क्या हो गया? तो स्ट्रिंग हो जाएगा, स्लैग कर जाएगा। ध्यान देना, जैसे ही अपवर्ड जाएगा तो ये स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा। ये जो ब्लॉक होगा कैपिटल M का और ये अपवर्ड जा रहा होगा, स्ट्रिंग हो गया स्लैग। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। अब इसका जैसे स्ट्रिंग स्लैग किया, समझ में आ रही बात बेटा? पहले कहानी समझो। स्ट्रिंग स्लैग करेगा, ये तो कहेगा कि हम तो चले भैया एक्सेलरेशन g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फ्री फॉल हो जाएगा। कहेगा अब तो कोई रोकने वाला है ही नहीं है, स्ट्रिंग ही स्लैग कर गया और ये ऊपर जा रहा है। कुछ टाइम के बाद अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है। अब ये जैसे ही स्लैग किया तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, इस पे भी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। तो जो लेफ्ट साइड का ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी v1 डिक्रीज करेगी टाइम के रिस्पेक्ट में। v1 से डिक्रीज करना शुरू किया और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू किया। अब क्या होगा? कुछ टाइम के बाद ध्यान देना, ये ब्लॉक यहाँ कहीं पहुँच जाएगा और ये इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये ब्लॉक यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्ट्रिंग की लेंथ पहले थी, ध्यान देना, जितना ये डेल्टा टी टाइम में जितना ये नीचे गया, जब ये जितना पहले क्या होगा कि ये 1 सेकेंड में बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 1 सेकेंड में ये ज़्यादा कवर करेगा। समझो बात को बेटा, इसका v1 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में ये हम कह दें कि v1 मीटर मतलब 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, तो 10 मीटर ऊपर गया 1 सेकंड में। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन था इसका g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद ये 10 मीटर 1 सेकंड में कवर कर सकता है, अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो। हमारी बात समझ पा रहे हो सब लोग? ये एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इसका इनिशियल v1 है, तो ये 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस गया तो और स्लैग किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, इसकी बढ़ रही होगी, तो फिर से क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टाइम पे स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? जस्ट स्ट्रिंग का लेंथ इनिशियल लेंथ के बराबर पहुंचने वाला होगा। समझ पा रहे हो बात को? वो कब होगा? जितना ये ऊपर गया उतने ही ये डाउनवर्ड मूव कर जाए। जब, हमारी बात समझ पा रहे हो सब लोग या नहीं? बताओ बेटा। पहले ये जो बात किया गया, जितना ये अपवर्ड गया, पहले तो अपवर्ड ज़्यादा ही जा रहा था, ये कम नीचे आ रहा था, अब धीरे धीरे ये अपवर्ड कम जा रहा है, ये डाउनवर्ड ज़्यादा जा रहा है। तो एक टाइम आएगा कि जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? नहीं, उतना ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार सोचो क्या